हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीवी के। आज के टॉपर्स इंटरव्यू में हमारे साथ है एक ऐसे सेबी ग्रेड ए आईटी ऑफिसर जो बीटेक तो है पर सिविल इंजीनियरिंग से। एंड ही स्टार्टेड प्रिपरेशन आफ्टर द नोटिफिकेशन। सिर्फ 5 महीने में विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रायर सीएस नॉलेज, ही सेज कि अगर मैं सिविल से सेबी आईटी निकाल सकता हूँ तो सीएस वालों के लिए और आसान है। वेल, नॉट टू डिमोटिवेट यू बट ही हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्लियर दिस एग्जाम। सो हेयर इज अंकित। हाय अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड टू सेबी ग्रेड ए आईटी। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड सर सिलेक्शन के बाद तो अच्छा, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा है। यस, घर वाले खुश है, सब खुश है। राइट। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ, जैसे सर मैं क्रम में व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, और कब तुमने डिसाइड किया प्रिपेयर करने के लिए सेबी ग्रेड आईआईटी के लिए? सर मैं आईआईटी रोपड़ से सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की हुई है मेरी। और मैंने नवंबर, पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था 3-4 साल से। हम्म। फिर मैंने पिछले नवंबर से सीएस साइड आने का सोचा था। तब अच्छा। से मैं केस सीपी की तैयारी कर रहा ग्रेट। हूँ। सो टी पर से सिविल पास आउट, राइट? यस सर। और नवंबर में नोटिफिकेशन आया था, उसी के बाद से हाँ स्टार्ट यस, किया। हाँ उसी का। यस सर, उसी तो के बाद स्टार्ट हुई। ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा तुमको, मतलब प्रिपेयर करने में? सर फेज 1 तो 2-3 महीने ही है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद उस साथ के साथ ही करा फेज 2 और इंटरव्यू। पहले मैंने आईआईटी के दौरान एक कोर्स किया था, कंप्यूटर साइंस का सी का कोर्स था। अब मेरे को मतलब कंप्यूटर में इंटरेस्ट तभी से ही था वैसे। उसमें मेरी 10 जीपीए थी, तब से इंटरेस्ट तो डेवलप था। और यूपीएससी के साथ साथ मेरा वो था कि मैं अगर जाऊंगा तो कंप्यूटर साइंस में ही जाऊँ। राइट। तो मैं साथ चल, के साथ थोड़ा अपडेट वगैरह भी हो रहा बढ़िया। तो मैं कल देख रहा था अपने यूट्यूब के कमेंट्स पे, तो मुझे तुम्हारा भी कमेंट दिखा था। मैं देखा, नाम देखा, मैंने कहा यार ये नाम तो वही है। नाइस, था। मतलब वो यस, देख वो के अच्छा फेज 2 लगा। के दौरान। राइट। वो फेज 2 के दौरान था। तो व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स सेबी, मतलब ऐसा क्या लगा तुम्हें कि इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग दैट कहीं और प्रिपेयर करूं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने से? सर प्राइवेट सेक्टर से पहले मैं यूपीएससी की गवर्नमेंट सेक्टर में ही ट्राई करना चाहता था। और सेबी मेरे हिसाब से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन सीएस बैकग्राउंड को भी अप्लाई करने के लिए, और इन्होंने भी पिछली साल 2024 में स्टार्ट किया है। 2 ही साल हुए इनको। पहले ये भी सिविल रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब सीएस और एमसीए बीसीए जो थे उन्हीं को ही अलाउ करते थे, जो को एलिजिबिलिटी थी क्राइटेरिया। और गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे को जाना था, तो फिर मैंने इसी साइट से भी मैं निकाल स्टार्ट किया। दिस इज़ गुड दैट यू वर वेरी क्लियर कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो तुमने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यस। अगर मैं फिर से बात करूं कि कितने महीने प्रिपरेशन की, तो नवंबर से इफ़ आई स्टार्ट, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने वहाँ पर, फिर 2 महीने और। दैट्स इट, राइट? यस। गिवन यस। दैट यू कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं था, तो इट वाज स्टिल डूएबल, आराम से हो गया। नाउ या यस। ना, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया जा सकता, 4-5 महीने की प्रिपरेशन से भी हो आप सकता है। सर, जिन्होंने बीटेक भी कंप्यूटर साइंस में की उनके लिए और भी आसान होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनको सिर्फ रिवाइज करना है। मुझे पहले से पढ़ना था और उनको सिर्फ रिवाइज करना है। मेरे लिए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के, डाटाबेस मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट नए थे, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट नए थे। जिन्होंने 4 साल दिए हैं उनको सिर्फ रिवाइज करना होगा, तो उनके लिए आसान होगा मेरे हिसाब से। राइट। तो कितने घंटे पढ़ाई हो जाती थी तुम्हारी वीक डेज पे और वीकेंड्स पे, स्पेसिफिक फॉर दिस सेबी ग्रेड? ये सर 4 से 5 घंटे हर रोज, 1-2 लेक्चर देख लेता था मैं 1 घंटे के। कहाँ से प्रिपरेशन की है तुमने? सर प्रिपरेशन मैंने मेनली तो यूट्यूब से ही की है वैसे। आपकी भी वीडियोस है आपके चैनल पर। और बाकी मैंने गेट्स मैसर वगैरह, मतलब जो यूट्यूब पर जो हमारे सिलेबस के पिन पॉइंट्स है, कीवर्ड्स है, उनको यूट्यूब पर डालो। जो पूरी प्लेलिस्ट आती है उनमें जो जिनका आपको समझ में आता है अच्छे से, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है। और कोई एक सर अच्छा मिलेगा जो आपके फ्रीक्वेंसी पे पढ़ाता हो, आपके राइट। हिसाब से पढ़ा, तो जो आपको हाँ। बेस्ट लगे वहां से पढ़ो। और मेन वो है कि जो सिलेबस के की पॉइंट है वो सारे तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। जो राइट। सिलेबस के सारे जितने पॉइंट्स है, जितने टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक्स को सर्च करो, उनकी वीडियोस देखो, और फिर प्रैक्टिस के लिए सीधा, अगर वैसे तो ऑनलाइन भी आजकल एमसीक्यू मिल जाते हैं, आप भी मॉक प्रोवाइड करते हो। और
अब तो मतलब एआई का ज़माना है, तो जेमिनी वगैरह से आप सीधे एमसीक्यू टॉपिक, सब टॉपिक का नाम लिखो, एमसीक्यू जनरेट कर देता है। वही तो और मैं भी यही सिमिलर कर से रहा ही हूँ। एमसीक्यू हुँ। सिमिलर से ही एमसीक्यू सर, एग्जाम में भी सिमिलर लेवल के ही एमसीक्यू है। अगर हार्डर बोलना है तो उसको जेमिनी को प्रॉम्प्ट दे दो कि तो वो हार्ड हार्ड लेवल का भी कर देता है। दैट इज़ वेरी राइट। बस एक दिक्कत रहती है एआई के साथ कि वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन दे सकता है। हाँ, दिस ये तो बट आई कभी रिकमेंड कभी कि नेवर स्टिक टू एनी सिंगल सोर्स। जैसे अगर मेरा भी है तो फिर आई हैव ऑलवेज सेट कि सिर्फ मेरे उस पे ही रिलाई मत करो, बिकॉज देर माइट बी समथिंग जो मैंने मिस कर दिया हो, ह्यूमन एरर हो जाती है। एंड ऑब्वियसली मतलब सिर्फ मेरे से ही थोड़ी ना आएगा, तो वन शुड ऑब्वियसली यूज़ सम अदर रिसोर्सेस, या फिर सीधे इंटरनेट पे जाके टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन देख लो। मैंने हर अपनी वीडियो में ये बोल रखा है कि जाके टॉप 50 सर इंटरव्यू आपने क्वेश्चन रीड। मेरे को भी यही रिकमेंड किया था और वो हेल्पफुल भी होता है। हाँ, आप उसको देखो, 3-4 लिंक देखो, उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लो, अच्छा खासा प्रिपेयर हो जाता है। एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं उससे, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ, मतलब काफ़ी होता है वो। सर आपके नोट्स भी मतलब जो बिल्कुल आप नोट्स प्रोवाइड करते हो वो क्रिस्प क्रिस्प और टू द पॉइंट है, ज्यादा उनमें वो नहीं है, वो रिवाइज करने के लिए बेस्ट नोट्स है। हाँ। कि अगर आपको पेपर से एक हफ्ते पहले हर रोज अगर आप उनको बार बार रिवाइज करके चले जाओगे, लगभग जो थ्योरी के पॉइंट्स होंगे वो होंगे, और जो अप्लाइड पॉइंट्स है वो क्वेश्चन ऑब्वियसली किए होने चाहिए। अब शॉर्टिंग के या जिसके भी एल्गोरिथम अप्लाइड है वो तो प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है, याद करने के पॉइंट्स है, वो सारे नोट्स में है। और मेरे हिसाब से उससे बाहर है भी नहीं क्वेश्चन। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलाएंगे तो बाहर नहीं है उससे। और कोई एक 5-7 क्वेश्चन बाहर है तो वो फिर सबके लिए ही है। हाँ, नहीं पड़ेगा, हाँ, वो तो मतलब होना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारा का सारा पेपर मेरे ही उससे आ जाए, वो भी इतने ना छोटे वो में। फिर सबके लिए ही बाहर है, वो नेट के हाँ, ऊपर भी अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे तभी मिलेंगे, वरना नहीं। और वो right। सिलेक्शन करवाते भी नहीं है। सिलेक्शन जो मेन पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट्स है, वही सिलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। सो हाउ इम्पोर्टेंट आर मॉक टेस्ट? कितना तुमको लगता है कि मॉक टेस्ट कितने हमें लगाने चाहिए, या किस तरीके से लगाने चाहिए? सर पहले तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तब तो टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज ही लगाने चाहिए, और फिर लास्ट में जितने ज्यादा मॉक लगाओ उतने कम है, जितने ज्यादा लगाओ उतने बेस्ट है। ठीक है। मतलब मैंने कम से कम 7-8 मॉक दिए होंगे नाइस। फुल। एक क्वेश्चन रिलेटेड टू माई सेल्फ, द विक्ट्री की। कितना विक्ट्री की के मॉक्स और क्लासेस या फिर नोट्स ने हेल्प किया तुम्हें प्रिपरेशन पे? सर मेरा नॉन सीएस बैकग्राउंड था, उसके लिए आपके नोट्स बहुत काम आते हैं। और वो बिगिनर फ्रेंडली भी है नोट्स, आपके जो नोट्स हैं। और मॉक मेरे को प्रैक्टिस के लिए सेबी के लेवल के मॉक्स चाहिए थे, क्योंकि नेट पर हर एग्जाम के वो गेट के लेवल के भी हो सकते हैं और किसी भी लेवल के हो सकते हैं। सैन फाउंड्री के नोट्स होते हैं, वो बहुत बेसिक नोट्स होते हैं, बहुत बेसिक एमसीक्यू होते हैं। तो आपके नोट्स सेबी के लेवल के थे, इसी के हिसाब से डिजाइन किए हुए थे, तो वो हेल्पफुल ज्यादा होते हैं। एंड व्हाट अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू में जो मैंने नोट्स दिए थे वो कितने हेल्पफुल रहे तुम्हारे लिए? चलिए इनमें वो टू द पॉइंट, और वैसे नोट्स थे कि डायरेक्ट जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस आपने उसकी समरी बनाई हुई थी, और वो काम आते हैं सर। नाइस। कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उससे? यस सर, आपने मॉक लिया था सर, उसमें भी काम आया। आपने जो टीसीपी आईपी के क्वेश्चन पूछे थे वो वहीं पे सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वैसे तो। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और एक टाइप्स ऑफ बैकअप का था क्वेश्चन, वो भी आपके नोट्स में था वो क्वेश्चन। उस टाइम पर मेरे को पूरा रिकॉल नहीं हुआ, लेकिन वो आपके नोट्स में था, मैंने आके देखा था। हाँ, नोट्स में जनरली इसीलिए 5-6 पॉइंट्स लिख रखे थे, 5-6 लाइंस लिखे थे, सो दैट आपको एक दो तो याद रहे, बाकी तो बनाना ही पड़ता है वहाँ पर। कोई रट के तो जाएगा नहीं ऑब्वियसली। कोई रट ले तो अच्छी बात है, बट इट इट डजंट मेक सेंस कि वही क्वेश्चन आ जाए और वही आपको आंसर देना है। आप अपने मन से बना लो, इट्स ओके। हाँ, वो क्वेश्चंस की सर जो बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं उससे पता चलता है कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं। किसी का ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, किसी का नेटवर्किंग पे चल रहा है, किसी का सर्वर पे चल रहा है, उस क्वेश्चन, और वो एक टॉपिक जो या 2-4 टॉपिक जो आपके रिलेटेड होंगे वही पूछे जाएंगे राइट। जनरली तो। सो हाउ वाज योर इंटरव्यू? मतलब जब आप गए कैसा लगा, क्या था? थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, क्योंकि भी बहुत लोगों की सर क्यूरियोसिटी होती है। यूट्यूब में ऐसा है भी नहीं कि इंटरव्यू में कैसा हुआ था। ये सर मेरा इंटरव्यू वैसे तो
स्टार्टिंग में जब मैं पहले गया था तभी सर ने, जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने तारीफ कर दी थी। मेरा तारीफ से ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि तुम नॉन सीएस बैकग्राउंड से हो और तुम फेज 2 क्लियर करके यहाँ पर पहुंचे हो, वो राइट। बहुत बड़ी बात है। तो मेरा जितना डर या नर्वसनेस थी वो खत्म हो गई, क्योंकि सर पहले तारीफ कर दी तो। और बाकी इंटरव्यू में सर जनरल जनरल क्वेश्चन ही थे, ज्यादा मेरे से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे थे उन्होंने। और 6 पैनल मेंबर होते हैं, हर एक ने दो तीन क्वेश्चन पूछ के 20 मिनट्स के राउंड मेरा इंटरव्यू चला था। वैसे मैंने मेरी जो इंटरव्यू के क्वेश्चन वो आपके साथ भी शेयर किए थे, राइट। सारे जो को, हाँ ये सर सारे क्वेश्चन मैंने शेयर। अभी वो मैंने शेयर नहीं की, इसके बाद आई शेयर इट टू एवरीवन। आई जस्ट नीडेड कि तुम लोग बोल दो कि हाँ शेयर कर दो, उसी के बाद मैं शेयर कर सकता हूँ। हाँ Right. सर कोई दिक्कत नहीं है सर, शेयर कर सकते। हाँ। एक चीज़ क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों का ऐसा फील होता है कि इंटरव्यू हमें इंग्लिश में देना चाहिए या हिंदी में देना चाहिए। अब तुम बताओ कि कैसे दिया था और सर क्या। मेरा सर मेरा इंटरव्यू वैसे हिंदी में ही था, और कोई इश्यू नहीं होता। मैंने मेरे इंटरव्यू से पहले भी एक दो बच्चों से बात की थी जिन्होंने ग्रुप में बोला था कि वो जनरल स्ट्रीम से थे, लेकिन उन्होंने बोला हाँ, मैंने हिंदी में इंटरव्यू दिया। मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कोई इश्यू नहीं था। और वैसे कोई इशू चेयरमैन की तरफ से भी नहीं होता, और हमारे, क्योंकि उन्होंने डाला भी इसीलिए है कि इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन दिए, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन मेन कंटेंट मैटर करता है, जो आप बोलते हो, Obviously. जो एक्सप्लेन करते हो, वो ज्यादा जरूरी है। आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा जरूरी है। हम्म। ये मैटर नहीं करता कि आपका मीडियम क्या है, इंग्लिश है या हिंदी। हाँ, लोगों को बहुत डर लगा रहता है। आई थिंक देर वर ओनली 3 कैंडिडेट्स। एक तुमने हिंदी में दिया था, देर वॉज अनदर कैंडिडेट, उसका भी अभी मैं दूंगा इंट्रोडक्शन वगैरह। सो शी हैज़ ऑल्सो गिवन इन हिंदी, अ मिक्स ऑफ इट। और एक और ने दिया था इंग्लिश बोलना चाहिए कि मतलब मिक्स में दे दो। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि आप बस स्टार्टिंग में बता दो कि मैं दोनों को मिक्स में देना चाहता हूँ, तो सब कुछ कंफर्टेबल रहता है। दैट्स इट। पैनल इज नॉट देयर फॉर योर रिजेक्शन, दे वांट यू टू गेट सिलेक्टेड। उनको ये चाहिए कि हाँ आप अपने क्लियरिटी के हिसाब से आ जाओ, अपना पूरा क्लियर करके आंसर दो, देन दे विल जज यू। उनको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर, मीडियम। अब ये बताओ, जैसे फेज 1 के लिए व्हाट स्ट्रेटेजी वुड यू एडवाइस टू कैंडिडेट, कि फेज 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फेज 2 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सर जो तीनों में सबसे कॉमन पॉइंट है मेरे हिसाब से प्रैक्टिस है, जितनी, क्योंकि हमको अल्टीमेटली पेपर ही अटेम्प्ट करना है। तो जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे वही मैटर करता है। लेकिन अब कई बहुत सारे बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में सेक्शन एक टॉपिक, जो भी टॉपिक है वो हमारी, जो पहले तो मेरे सबसे एक मॉक लगा लेना चाहिए, ताकि हमको पता चले कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और जो वीक टॉपिक है उनके फिर सेक्शन वाइज स्टार्ट करना चाहिए हमें, कि ये वीक टॉपिक है, इसको मैं पहले एक एवरेज लेवल या बेस्ट लेवल पे लेके जाऊं। जब सारे बेस्ट पे आ जाए फिर फाइनल मॉक हम दे सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर किया था। सर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए सर, मैं तो वैसे यूपीएससी बैकग्राउंड से था, तो मेरा वैसे ओके, मतलब सही था वो सब्जेक्ट। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब एक महीने पहले हर रोज या 2-3 दिन में एक मॉक देना स्टार्ट कर दो, और टाइम के साथ, क्योंकि उसमें अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेक्शन लगभग मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उस अगर जिन्होंने भी अगर 3-4 मिनट पहले पेपर किया, मेरे हिसाब से उनका सही गया डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो एक तो टाइम के साथ टाइम बेस्ड मॉक लगाओ तो हो जाएगा उसमें से। दैट इज़ वेरी ट्रू और कि आपको टाइम के साथ ही लगाना चाहिए। और डिस्क्रिप्टिव का ऐसा है कि आज AI LLM मतलब बहुत ही अवेलेबल है, तो यू कैन राइट द आंसर और उसके बाद उसी से एवेलुएट करवा लो। हाँ, वेलवेट सर मैं भी करवाता था, तो बिल्कुल लाइन टू लाइन, और हर फ्रेज वगैरह जो भी ये सब बता देता है। और एक डेटा की लिस्ट बना लो कि जो जो हम डेटा यूज कर सकते हैं एग्जाम में, वो लिस्ट बना लो। और कुछ चीजों के मतलब रेडीमेड जितनी चीजें होगी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज, कुछ फ्रेजेस, कुछ कोट्स जो हम यूज कर सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक सर्वे के डेटा पॉइंट, बजट के डेटा पॉइंट, वो Right. हमको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी जनरल को होती है, लेकिन कुछ हमारे पास भी कंटेंट होना चाहिए। हाँ, मतलब आई थिंक कि 10-20 पॉइंट भी अपने, अगर 10-20 टॉपिक के पॉइंट्स आपने बना के रखे हैं, आप उसको रिवाइज करते रहो, आपका एक महीने में इजीली रिवाइज भी हो जाता है वो। जैसा आपने भी पॉइंट प्रोवाइड किए थे, मेरे को याद है, वो भी बहुत काम आते हैं। और वो ऐसे ही थे क्रिस्प, वही तो कह रहा हूँ, क्रिस्प रेडी टू नोट्स होते, सीधे ही हमको जाके याद होंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। और
अब एक चीज़ ये बताओ कि ऐसी कोई गलती जो तुमने की हो या फिर लोग करते हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर एक गलती तो मेरी सबसे ये है कि अब टू मेनी सोर्सेज होते हैं हमारे पास, और हर चैनल पे जाकर देखने से अच्छा है एक चैनल को बार बार देखो। मेरे हिसाब से वो एक स्टोरी सुनाते थे हमारे सर पहले, कि मान लो आप मुंबई गए हो और आपको सेबी, आपके दोस्त के साथ मुंबई गए हो और आपको सेबी की बिल्डिंग में जाना है, तो एक एक वीक तक वो हर रोज नए रास्ते से लेके गया आपको, तो 8वें दिन क्या आप सेबी की बिल्डिंग पहुंच पाओगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप हर रोज एक ही रास्ते से जाओगे 7 दिन तक, तो आप 8वें दिन पक्का चले जाओगे। वही चीज अगर हम एक सोर्स को 7-8 बार रिवाइज करेंगे, तो आप सेबी तक जरूर पहुंच जाओगे। राइट। ट्रूली। तो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल। तो सर एक तो यही है कि बार बार रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्सेज की बजाय एक रिसोर्सेज को स्टिक करो और उसी को ही बार बार पढ़ो, हम्म। क्योंकि पेपर में फिर रिकॉल वैल्यू उसकी बढ़ेगी, टाइम भी जल्दी कम लगेगा हमको पर क्वेश्चन। तो सही बात। इंस्पेक्ट मेरे हिसाब से यही। और सर वही है कि मॉक्स ज्यादा से ज्यादा लगानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं और थ्योरी ज्यादा पढ़ते हैं। ये मिस्टेक भी कभी कभी होती है कि वो थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं, जब तक हम एग्जाम की, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एग्जाम देना, और एग्जाम के इन्वायरमेंट में ही हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो तब तक इश्यू रहेगा। क्योंकि थ्योरी चाहे हम कितनी पढ़ लें, प्रैक्टिस से ही याद चीजें याद रहती है। और दूसरा एक चीज़ ये है कि जब आप मॉक लगा रहे हो तो आपकी जो भी गलती हुई है, पीपल डोंट एनालाइज दैट कि मैंने कहाँ गलती की और मुझे कितना पढ़ना है, वो गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि आप लिख लो। जैसे क्वांट रीजनिंग का है, देर आर स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन जो आते ही हैं। अगर आपने वो छोड़ दिए तो आपके यस चार सर। क्वेश्चन तो गए ना रीजनिंग के, आप उसको लगा लो तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप उसको कर लोगे 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका रीजनिंग ऐसे ही निकल जाता है। वही चीज़ यस। आपकी इधर प्रोफेशनल नॉलेज में भी मैं बात करूँ, अगर आप किसी का डेटाबेस वीक हो रहा है तो आप उसको पढ़ो दोबारा। राइट। रेदर देन छोड़ यस। दिया आपने से क्वेश्चन लगाए और फिर भूल गए, अब ऐसे काम नहीं चलता, आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉक में जो आपकी गलतियां हैं, अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेगी, मॉक इसीलिए होते हैं। यस सर। सर जो कॉमन टॉपिक्स है, अब हमारे कंप्यूटर साइंस में भी नॉर्मल फॉर्म्स वगैरह जो मुश्किल टॉपिक्स है लेकिन आने पक्के हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मुश्किल है वो हम स्किप करते रहते हैं लेकिन आएंगे पक्के वो, तो उनको मेरे हिसाब से उन पे मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, अब ये बताओ कि जब रिजल्ट आया तो कैसा लगा तुम्हें, जैसे रिजल्ट देखा, और किसको कॉल किया सबसे पहले? सर रिजल्ट आया था तब तो पापा को ही कॉल किया था, वैसे तो अच्छा लगा था, मतलब बढ़िया ही लगा था, वैसे पापा मतलब खुशी थे इस चीज से, सारे खुश थे। हाँ मतलब मतलब एक तो रिजल्ट इस बार लेट भी हो गया था, मतलब बहुत वेट कराया हम तो, 19th तक का कह रहे हैं, 23rd तक हो गया था। कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। तो आप हम यही कह रहे थे, बस नाम आना चाहिए, बाकी चाहे लेट आए कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नल मांगना चाहिए, बाकी आज आए कल आए 10 दिन बाद आए, हाउ डू मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइनिंग तो उसी दिन होनी है ना। ठीक है। एनी फाइनल एडवाइस जो तुम फ्यूचर से भी आईटी एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो? कोई भी एक एडवाइस। सर एडवाइस तो एक ही, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेहनत करते रहो और हार नहीं माननी होती। लोग बहुत हारते हैं, और सरकारी नौकरी जितनी ऊपर लेवल की होती है उतनी ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है और उतनी देर तक के आपको पढ़ना पड़ता है, उतना ही हार भी लगती है, लोगों को हार यस का सर। सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जितना आपको ढीठ बनना पड़े इसके लिए बन जाओ, यस सर। क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया, नाम आ गया, उसके बाद तो सब अच्छा ही है। तब तक के बस मेहनत। हाँ सर वो। वन लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा मैसेज जो तुम इस कम्युनिटी को, मेरी कम्युनिटी को देना चाहते हो? सर हार्ड वर्क करो, और जितना प्रैक्टिस, जो आप नोट्स प्रोवाइड करते हो और जो आप मॉक्स प्रोवाइड करते हो वो मोर देन इनफ है, अगर आप कंप्लीट करो। ऐसे नहीं कि अगर 10 मॉक प्रोवाइड किए हैं तो 3-4 कर लिए और फिर लास्ट वाले छोड़ दिए, या जब मुश्किल आती है, जो कोई मुश्किल टॉपिक्स है उनको छोड़ दिए। मेरे हिसाब से कोई एक चीज पकड़ो और उससे उसको कंप्लीट करो, इन एंड आउट कंप्लीट, तो हो जाएगा हर स्टेज में। और आप अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते ही हो हर स्टेज में, मैंने सीधा डायरेक्ट कॉल करके आपसे बहुत बार पूछा है।